अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। इससे पहले मैं थोड़ी देर पहले कुछ चीज़ें बता रहा था, बट मैंने उसको अब दोबारा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए। जिगसा पजल है आपकी रीटा की बुक में, और उसमें आपके पास कुछ पेजेस हैं जिन पेजेस के ऊपर इस तरह के ब्लॉक्स बने हुए हैं, और उन या टेबल कह लें या इस तरह के, वो उसमें पूरा पेज जो है ना वो इस तरह के एक शक्ल में होगा। और यहाँ पे डिफरेंट एक्शंस लिखे हुए हैं, लाइक नॉमिनेट प्रोजेक्ट मैनेजर, hold kick-off meeting, get project management plan approval, define the development approach and so on। तो इस तरह रेंडमली जितने आपने अभी तक इनिशिएटिंग के अंदर स्टेप्स पढ़े हैं या प्लानिंग के अंदर पढ़े हैं, और इसके बाद आप आगे एग्जीक्यूटिंग में भी पढ़ेंगे, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग में भी पढ़ेंगे, वो सारे रेंडमली इन पर्चियों पे लिखे हुए हैं, इन ब्लॉक्स में लिखे हुए हैं। तो आप क्या करोगे कि उसको बुक से फाड़ लो बेशक, या फोटोकॉपी करा लें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, और उसके बाद आप इनको लाइक इस तरह की वो कार्ड्स बना लें अपने, और ट्राई टू रीअरेंज देम फॉर योर प्रैक्टिस। आप लाइक यहाँ पे इनिशिएटिंग वाली पर्ची रखें सबसे ऊपर, यहाँ पे आप प्लानिंग वाली रखें, यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग वाली रखें, और फिर उसके बाद एक्शन उठाएं। लाइक अगर है किक ऑफ मीटिंग, तो किक ऑफ मीटिंग कहाँ पे होगी? इट वुड बी द ऑलमोस्ट द लास्ट एक्चुअली एक्शन ऑफ प्लानिंग प्रोसेस में। तो ये जो आपने इसमें चिट्स या पर्चियां वट एवर यू वांट टू कॉल इट, वो रखनी है। प्लानिंग वाली पर्चियां लाजमी उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में आपने पढ़ी है। इनिशिएटिंग में आपके लिए इतना सिर्फ काफी है कि जी ये चीज इनिशिएटिंग में होती है। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप इसको उठा के इसके नीचे रख लें। प्ले दिस गेम, आप 2 से 3 दफा ये खेलेंगे तो आपको करेंगे इसको, तो आप इंशाल्लाह ये सारे के सारे आपको प्रोसेस समझ आ जाएंगे। अच्छा, बट प्लानिंग के केस में मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि वो आपको उसी ऑर्डर में चीज़ों की समझ आनी ज़रूरी है। याद करना ज़रूरी नहीं है, समझ आना ज़रूरी है। इस चीज़ को प्रैक्टिस के लिए अभी हम एक और देखते हैं, व्हाट कम्स बिफोर गेम। और इसके अंदर भी हमारे पास वही है, रीडा के अंदर भी ये गेम भी मज़ेदार है, आपके सामने रखी हुई है। अब आप इसमें काइंडली अपने आप को इन्वॉल्व करें, गलत हो सही हो दैट डजंट मैटर, बट कोशिश करें उस लिंक को बनाने की जो हमने कल पढ़ा था। सो पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्लानिंग एक्टिविटी एक लिखी हुई, क्रिएट नेटवर्क डायग्राम। सो व्हाट कम्स बिफोर दिस, ये नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए इससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? एक्टिविटी लिस्ट। मेरे पास एक्टिविटी लिस्ट होगी, उनके दरमियान डिपेंडेंसीज वगैरह होंगी मे बी, ठीक है। उसके बाद फाइनलाइज प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी एंड डॉक्यूमेंट्स। आइटरेशंस सब हम कंफर्म कर लेंगे, गो बैक जाके सारा फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हम बस ठीक है, दानिश अब आपसे बोलना बंद फैन हो गया बस। ठीक अब है। क्या कोशिश करें, जिन जिन लोगों की पहले से डिग्री है इसमें वो कोशिश करें, बाकी तो थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से कुछ पूछूंगा। अच्छा जी, एक्चुअल में यस, गुड, वेरी गुड। हम जब रिस्क वाले प्रोसेस से निकल आते हैं, आपको याद होगा जब हम वो रिस्क वाली सारी चीजें फाइनल कर लेते हैं और रिस्पॉन्स प्लान बना लेते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि उस रिस्पॉन्स प्लानिंग की वजह से आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, प्रोक्योरमेंट के अंदर कुछ चीजें हो सकती हैं। मसलन एक रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया कि अगर मैं ये काम खुद करूंगा, अगर ये काम मैं खुद करूंगा तो हो सकता है ये काम मेरे मेरे बस से बाहर निकल जाए और चीजें खराब हो जाए, और इसका आप एक रिस्पॉन्स प्लान करते हो, तो ये कि हम इस काम को आउटसोर्स कर देते हैं। तो जैसे आप आउटसोर्स करोगे तो वो WBS वगैरह चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ेंगे बेसिकली। ठीक है, जो प्रोक्योरमेंट के डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमने पढ़ा हुआ है डिटेल में, अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखें तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा जी, एनीवेज, तो अब मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि इससे पहले ये क्यों है, और ये भी पूछूंगा कि इससे पहले था क्या। क्रिएट प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट। ये स्कोप स्टेटमेंट से पहले हमें क्या करना है जी? रिक्वायरमेंट्स, प्रोजेक्ट चार्टर। चार्टर? वाई? चार्टर तो इनिशिएटिंग के अंदर होता है। हम इस पर प्लानिंग प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्लानिंग प्रोसेस में। चार्टर तो हर चीज से पहले होगा ना। चार्टर तो होगा, अगर जब तक चार्टर इशू नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम उसमें से प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन स्कोप स्टेटमेंट बनाने से पहले मेरे पास डिटेल क्या, स्कोप स्टेटमेंट होती क्या? ये वो तमाम काम होते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर जो मैंने करने हैं। तो इससे पहले मुझे हर तरह की रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी, तब मैं ये स्कोप स्टेटमेंट बना सकता हूँ ना। तो आप में से जिसने भी रिक्वायरमेंट वाली बात की थी, सॉरी, वो था डिफाइन एंड प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट, इट वाज राइट। क्रिएट WBS एंड WBS डिक्शनरी, ये कब होगा? प्लानिंग टीम,
इससे पहले क्या होगा? क्रिएट प्लानिंग प्लानिंग टीम हम एक्वायर करेंगे। वाई? से WBS में हमने सबको असाइन करने होते हैं टास्क कि कौन बंदा क्या काम करेगा। सॉरी, WBS के अंदर जब हम एक्टिविटीज या वर्क पैकेजेस लिखते हैं तो वहाँ पे असाइन करना होता है कि ये बंदा ये टास्क करेगा। इस नहीं नहीं टास्क नहीं के नहीं, लिए ये वाला WBS में ऐसा ऐसा अभी अभी कुछ नहीं हो रहा कि हम असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली WBS मुझे पता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड क्या है, बैकग्राउंड क्या है आपका? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। आपकी फील्ड क्या है जिशान? सर MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, इसीलिए अच्छा चले। और उससे पहले बैचेस किस में? सर वो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, अब आपने कंस्ट्रक्शन का काम किया और एक्सपीरियंस किस में है? तो सॉफ्ट प्रोजेक्ट्स ही हैं, साइट पे नहीं है सर किया था। अच्छा चलें चलें, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, मेरे स्कोप के अंदर है सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, प्लस उससे रिलेटेड मुझे कोई नेटवर्क बिछाना है, पूरा केबलिंग और नेटवर्किंग करनी है, कुछ हार्डवेयर है उसका, प्लस मुझे उससे रिलेटेड कूलिंग सिस्टम जो है वो डिप्लॉय करना है। ये मेरा प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि वेबसाइट बनाने के लिए नीचे इसको क्या ब्रेक डाउन करूंगा मैं? कैन यू टेल मी? Obviously no, because you are not an expert of this thing. आप तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और इसी तरह जो कूलिंग सिस्टम है ये डिप्लॉय करना है, तो ये इसको मैं कितने पार्ट्स में आगे डिवाइड करूं, मुझे पता ही नहीं है ये होगा कैसे। इसके लिए मुझे उस एरिया का, उस फील्ड का बंदा चाहिए अपनी प्लानिंग टीम में। वो टीम होगी तो ये काम हो सकेगा, मैं खुद से ये कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे चाहिए एट दिस स्टेज। अभी तो टीम हायर नहीं हुई और टीम आई नहीं, तो हम उसको नॉमिनेट कैसे कर सकते हैं? टीम हायरिंग तो बात की बात है। अभी हम सिर्फ प्लानिंग टीम ले रहे हैं। आपको मैंने एक बात कही थी कि एक कोर टीम होती है। कोर टीम वो होती है जो प्रोजेक्ट चार्टर जब इशू हो रहा होता है या हो जाता है, तो उस चार्टर के अंदर कुछ सीधा सीधा लोगों की ड्यूटीज लिख दी जाती हैं कि HR डिपार्टमेंट टू डू दिस, फलाना डिपार्टमेंट इज टू डू दिस एंड वगैरह वगैरह। ये आपकी कोर टीम बनती है। ये कोर टीम इनिशियल काम करती है जो प्लानिंग के अंदर होती है, और उसके बाद फिर आप अपनी प्लानिंग टीम डिफाइन करते हो जब आपको अपनी स्कोप स्टेटमेंट क्लियर हो जाती है, और उसमें से आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ये चीज़ मैंने परचेज करनी है या आउटसोर्स करनी है, और ये चीज़ मैंने खुद बनानी है। तो उसके बाद फर्दर ब्रेकडाउन के लिए यू नीड टू नो हमारे वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो कौन होंगे जो इस काम को फर्दर ब्रेकडाउन कर सकेंगे। एनीवेज, क्रिटिकल पाथ, इससे पहले हम क्या करेंगे? एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन। मुझे एक्टिविटी एक्टिविटीज ड्यूरेशन कर ड्यूरेशन, बिल्कुल ड्यूरेशन और उनकी कॉस्ट जो है वो पता चल जाए। अच्छा, उसके बाद बजट बनाने के लिए मुझे क्या कुछ चाहिए होगा, या उससे पहले क्या पता होगा? प्रोजेक्ट स्कोप। स्केड्यूल सर, सॉरी, स्केड्यूल स्केड्यूल पता होगा तो बजट होगा। वो कैसे? सर क्रिटिकल पाथ के बाद आप उसका स्केड्यूल सेट करेंगे और उसके बाद उधर से बजट आप उसको देखेंगे। नहीं, लॉजिक मुझे बताएं ना, मुझे लॉजिक बताएं कि जी सर ये वजह है कि बजट स्केड्यूल के बाद बनेगा, पहले नहीं बन सकता, क्यों? एक्टिविटी कॉस्ट चाहिए होगी, सॉरी, तो कॉस्ट चाहिए होंगी ना हमें उस बजट के लिए, तमाम कॉस्ट को हम ऐड करेंगे फिर बजट बनेगा। सर तो अगर इजाजत हो तो जी जी, बोले इसके बोले बोले। जो एक्टिविटीज जो है वो उनकी बेसिस के ऊपर कॉस्ट एस्टिमेट्स बनते हैं ठीक और है, वो कॉस्ट एस्टिमेट पे ट्रांसलेट होते हैं इनटू द बजट। तो इसके लिए आपको कॉस्ट बेसलाइन बनाने से पहले आपको स्केड्यूल बेस मतलब एक्टिविटी बेसलाइन जो है वो बनानी पड़ती है। ठीक है, ओके। चले, मैं अगेन सॉरी, मैं उससे निकल गया था। मुझे एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करने दो। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी, एक एक हल्की सी एक आपको बेसिक आइडिया देने के लिए कि ये जनवरी का मंथ था, ये फेब का मंथ था, वो चीज़ें याद है? और मैंने कहा था कि एक एक्टिविटी है वो जनवरी के मिड से शुरू होकर फेब के मिड तक जाती है, एक और एक्टिविटी है वो जनवरी के लास्ट 10 डेज में शुरू होकर फेब के एंड तक जाती है, एक और एक्टिविटी है जनवरी के फर्स्ट डे से शुरू होकर जनवरी में ही रहती है, एंड सो ऑन। इसी तरह फेब, एक और एक्टिविटी है फेब के फर्स्ट डे से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है, सो ऑन। और इस एक्टिविटी का टोटल कॉस्ट का एस्टिमेट 10,000 है। तो मैं कहता हूँ कि यार ठीक है, 10,000 तो इसका टोटल कॉस्ट एस्टिमेट है, जनवरी में कितना लगना है और फेब में कितना लगना है। और इसी तरह ये एक्टिविटी इसका 1/3 जनवरी में है और मे बी 2/3 जो है उसमें। ये लाजमी नहीं है कि आप इस प्राइस को इक्वली, इसके कॉस्ट को इक्वली डिवाइड करें। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं वो शुरू में बहुत ज्यादा कॉस्ट लेती हैं, बाद में बहुत कम कॉस्ट आती है उनकी। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं शुरू में वो
बहुत कम कॉस्ट होती है, आखिर पे जाके ज्यादा मेजर पेमेंट्स आपको करनी पड़ती है। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर और काइंड ऑफ दैट एक्टिविटी हम ये देखना चाहेंगे कि भाई मुझे इस मंथ में कितना बजट चाहिए, इस मंथ में कितना बजट चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो दैट मीन्स इसके लिए मुझे ये लाजमी पता हो पहले कि भाई मेरा जो स्केड्यूल है वो क्या है। जब तक स्केड्यूल का पता नहीं चलेगा मैं बजट आगे नहीं बना सकता, क्योंकि बजट तो टाइम फेज है ना। बजट तो आप बताते हैं मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, 6 मंथली, को इस किस्म का बजट प्लान बताते हो। सो एनीवेज नेक्स्ट है एस्टिमेट एक्टिविटी ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। सो इससे पहले क्या होगा? रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। चलें जी बताएं जी। आप लोगों को मैंने फर्स्ट लेक्चर में बहुत जोर देके एक बात कही थी, अगर आप तैयारी साथ के साथ नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, आप पिछले अगर मैं अभी आपको कहूँ ना, अगर आज आप ये नहीं बता सकते इसके आंसर्स, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आप लोग नहीं बता सकते। आप में से कोई भी बहुत मतलब एक्यूरेटली नहीं बता सकते। ठीक है, सो अगर आप नहीं बता सकते तो इसका मतलब ये है कि आपने पिछले 10 दिन नहीं पढ़ा। वो मुझे नजर आ रहा है। मैं ऑब्वियसली आप सब वर्किंग प्रोफेशनल है और ज़ाहिर हमारा वो टीचर स्टूडेंट वाला रिलेशनशिप नहीं है। यू आर मेच्योर। मैं आपको सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। मुझे भी ये बात बार बार बोलते हुए एम्बैरेसमेंट होती है, बट प्लीज साथ के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। अदरवाइज अगर मैं आपको ये कहूँ कि आज हमारा 10वां या 11वां लेक्चर है और पिछला सब कुछ पाइल अप होता जा रहा है, तो फिर इस तरह पढ़ने का फायदा नहीं है। ओके जी। सो अब मुझे बार बार फिर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि या तो मैं एक्सप्लेन ना करूं और मैं आगे चला जाऊं, वो मुझे बिल्कुल ना डिसऑनेस्टी लगती है कि मैं आपको पढ़ा नहीं रहा। ठीक, कि एक चीज आपको क्लियर नहीं और आगे मूव कर रहे हो। ठीक है, सो प्लीज आगे चलेंगे। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट हम करेंगे। हाँ, उससे पहले हमने 3 टाइप के एस्टिमेट्स पढ़े थे और एक हमने कहा था कि हम हर एक्टिविटी पर जो रिसोर्सेज यूज होनी है उनका एस्टिमेट, हर एक्टिविटी की जो कॉस्ट है उसका एस्टिमेट, और हर एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है उसका एस्टिमेट। ये 3 एस्टिमेट्स हमने पढ़ने हैं और तीनों है। इसके अलावा एक एस्टिमेट और भी होता है, वो मैं भी आपको बताता हूँ क्या होता है। लेकिन ये तीनों एस्टिमेट आपस में इंटरडिपेंडेंट है। और इसके बाद मैंने क्या कहा था, अगर मैं ज्यादा रिसोर्सेज डिप्लॉय करूंगा तो उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर मैं एक्सपीरियंस्ड रिसोर्सेज डिप्लॉय करूंगा तो मे बी उस एक्टिविटी की रिसोर्सेज की क्वांटिटी कम हो जाए लेकिन कॉस्ट बढ़ जाए और ड्यूरेशन भी शायद कम हो जाए उस एक्टिविटी का, एंड सो ऑन। सो इट्स दे आर इंटरडिपेंडेंट। इसके अलावा एक टाइप का एस्टिमेट और होता है, उसको हम इंटरनल एस्टिमेट कहते हैं, और वो होता है प्रोक्योरमेंट की सूरत में। प्रोक्योरमेंट के केस में कि जब हमने कोई चीज़ बाहर से परचेज करनी हो, हम लोगों से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिड मांगते हैं, तो वो बिड्स या टेंडर के केस में हम अपने माइंड में एक इंटरनल एस्टिमेट जरूर रखते हैं कि यार अगर इतनी प्राइस रफली इन ऑर्गेनाइजेशन को कोट करनी चाहिए। अगर वो इससे बहुत ज्यादा ऊपर करते हैं तो भी इट क्रिएट्स डाउट, और अगर इससे कम कर देते हैं तो भी इट क्रिएट्स डाउट कि यार ये इतना काम तो नहीं है, इतना सस्ता काम तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि इस बंदे को ये बात समझ ही ना आई हो, मैं उससे जो काम करवाना चाह रहा हूँ उससे वो बात समझ ना आई हो। सो टू लोअर प्राइसेस और टू हायर प्राइसेस कोटेड बाय द वेंडर, सप्लायर, सेलर, कॉन्ट्रैक्टर इन अ बिड, वो बेसिकली, और टू हाई, और वो हमारे लिए डाउट क्रिएट करती हैं। और टू हाई एंड टू लो किससे? वो जो हमने इंटरनल एस्टिमेट अपने से खुद से किए हुए उससे। सो एनीवेज ये एक एस्टिमेट और होता है, बट फॉर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज 3 एस्टिमेट्स। उसके बाद है गेन फॉर्मल अप्रूवल ऑफ द प्लान। इससे पहले मुझे क्या कुछ कर लेना चाहिए? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान फाइनलाइज हो जाना चाहिए, उसके बाद ही फॉर्मल अप्रूवल होता है। ठीक है, वो प्लान फाइनल होने से पहले क्या होता है? मतलब वो प्लान फाइनल होगा तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होंगे? जो प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, तो बेसलाइंस और सारे प्लान्स हैं वो बन जाएंगे तो उसका हम अप्रूवल लेंगे। ओके, देन होल्ड किक ऑफ मीटिंग। मीटिंग से पहले क्या होगा? ये सीक्वेंस में ही है, प्लान हो चुका है उसके बाद किक ऑफ मीटिंग। हाँ, ये जो फॉर्मल अप्रूवल आता है प्लान का उसके बाद किक ऑफ मीटिंग होती है। सो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोसेसेस और मैट्रिसेस ये हम कब डिटरमाइन करते हैं? इससे पहले आई मीन क्या होता है? बजट, कैजुअल, फाइनल ऑर्डर का, तो उसके बाद हम, है ना, बजट के बाद ही हम आगे जाएंगे और हम क्वालिटी की तरफ आएंगे। अच्छा, उसके बाद असेस व्हाट टू बाय एंड क्रिएट
प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स। आप किस स्टेज पे आके, अगर मुझे ये असेस करना है कि भाई मुझे क्या चीजें बनानी है, उससे पहले मुझे क्या क्लियर होना चाहिए? मेरा स्कोप मुझे क्लियर होगा, है ना? और उस स्कोप स्टेटमेंट के अंदर से मैं आई डिसाइड कि यार ये वो चीजें हैं जो मुझे खुद बनानी है और ये वो चीजें हैं जो मुझे बाहर से बनानी है। जब तक मेरा स्कोप ये भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं ये मेक और बाय डिसीजन तो कर ही नहीं सकता ना, करेक्ट? देन प्लान कम्युनिकेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। Identify stakeholders. हाँ, Identify आइडेंटिफाई stakeholders. अगेन वो इनिशिएटिंग के अंदर है। हम इस वक्त प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्लानिंग के अंदर हमने ये सीक्वेंस में पढ़ना है और उसके लिए हमें एक्सरसाइज करें, वो तो है इनिशिएटिंग के अंदर। क्वालिटी के बाद हम कम्युनिकेशन प्लान नहीं करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उसके बाद हम कम्युनिकेशन ही प्लान करते हैं। क्वालिटी के बाद ह्यूमन ये रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज के बाद आप कम्युनिकेशन करते हो। गो बैक आइटरेशन से पहले क्या? रिस्क वाला सारा कुछ, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका एनालिसिस करना है, रिस्क रिस्पॉन्स प्लानिंग करनी है। टीम चार्टर एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तो अभी मैंने बताया जी। इससे पहले क्या होगा? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक हो गया। उसके बाद डेवलप रियलिस्टिक एंड सफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एंड बेसलाइंस। प्लान फाइनल करने से पहले मुझे ये मैनेजमेंट प्लान्स जितने भी है, वो जो छोटे प्लान्स थे, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि हर नॉलेज एरिया का एक प्लान बनता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हमने ये पढ़ा था कि हाउ टू प्लान वाला पार्ट पहले बना लेते हैं और उसके बाद हम फाइनल करते हैं आखिर पे आके जो बाकी हिस्से हैं, हाउ टू एग्जीक्यूट और ये, है ना, और बेस लाइन्स अपनी फाइनल करते हैं। ओके, ये प्लान बनाने से पहले हम करेंगे। उसके बाद परफॉर्म रिस्क आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव और ये वो, इससे पहले हम क्या करेंगे? ये भी अभी अभी मैंने बताया। स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट, कम्युनिकेशन में। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, आखिरी दो हैं, एस्टिमेट रिसोर्स रिक्वायरमेंट। रिसोर्स रिक्वायरमेंट से पहले क्या होगा? स्केड्यूल, नेटवर्क डायग्राम। देखें, जब मेरी लिस्ट बन जाती है, एक्टिविटीज की लिस्ट बन जाती है, तो उसके बाद मैं उसका नेटवर्क डायग्राम बनाता हूँ, करेक्ट? अच्छा, और फिर हम आगे आते हैं और आगे ये क्रिएट एक्टिविटी लिस्ट, इससे पहले क्या होता है? WBS। एक्टिविटी लिस्ट बनती किसकी है? किस चीज से हम ड्राइव करते हैं? हर डिपार्टमेंट की एक्टिविटी लिस्ट बनती है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज नहीं होंगी, नहीं नहीं नहीं, डिपार्टमेंट की नहीं, डोंट से दैट। ये मेरा टोटल प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के को मैंने ब्रेक डाउन किया, जो चीजें इन्वॉल्व हैं। हाँ, ये मेरे पास ब्रेक डाउन होता है, तो ये हाईएस्ट लेवल पे प्रोजेक्ट होता है। इस लेवल पे जनरली डिलीवरेबल्स होते हैं, मैंने उस दिन आपको बताया था, या फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स होते हैं। इट डिपेंड्स कि हम WBS किस बेस पे बना रहे हैं, क्या हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फेजेस या टाइमलाइन, और वी आर ब्रेकिंग डाउन इट विद रिस्पेक्ट टू डिलीवरेबल्स। द नेचर ऑफ, जैसे मैंने कहा, मुझे एक वेबसाइट बनानी है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक नेटवर्क इंस्टॉल करना है हार्डवेयर का, ठीक है? तो ये चीजें, प्लस यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी चीजें होंगी, मुझे कॉस्ट मैनेज करनी है, वो अभी मैं इस पे नहीं आया। एनीवेज, अब इसके बाद इन डिलीवरेबल्स को फिर आप फर्दर ब्रेक डाउन करते हो, दरमियान में एक दो लेवल्स और होते हैं, उनका कंट्रोल अकाउंट, प्लानिंग पैकेजेस वगैरह वगैरह, और आखिरी जो लेवल होता है इस WBS का, उसको हम कहते हैं प्लानिंग पैकेज, वर्क पैकेज। ये जो वर्क पैकेज होता है, इससे आगे आप इसको ब्रेक डाउन नहीं करते हो, लेकिन हर वर्क पैकेज को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज करना पड़ती हैं। सो यहाँ पे भी एक वर्क पैकेज होगा, उसकी एक्टिविटीज करेंगे, यहाँ पे एक वर्क पैकेज होगा, उसकी एक्टिविटीज। सो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज अगर मैं कंबाइंड कर दूं तो वो मेरे पास एक एक्टिविटी लिस्ट बनेगी। सो दैट मीन्स मैं ये एक्टिविटी लिस्ट उस वक्त नहीं बना सकता जब तक मेरे पास WBS एंड WBS डिक्शनरी ना हो। सो दैट वाज अ लिटिल एक्सरसाइज, और मैं आपको फिर एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप कोशिश करें कि साथ के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को अभी करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। ये नोट्स अगर अभी नहीं बनेंगे
तो आज से 1 महीना के बाद जब हम लेट्स से ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद हम जब अपना कोर्स कंक्लूड करेंगे या उससे कम, तो मैं आपको कहूँगा कि भाई अब आप यूँ करें कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद अपने नोट्स 3-4 दिन है आप रिवाइज कर लें और फिर हम टेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे आप में से मुझे डर ये है कि ऐसे ना हो कि आप उस वक्त कहें कि अच्छा सर हमें 15 दिन दे दें और पहले दिन से वो लेक्चर सुनना शुरू करें दोबारा से। सो दैट वुड बी अ ड्रास्टिक थिंग और बहुत फैटल होगा ये हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ आवर कोर्स। ओके जी, कल हमने प्लानिंग कर लिया और प्लानिंग करने के बाद मैं एक टेबल एक्सप्लेन कर रहा था जो ये वाला टेबल है। अब आपको आहिस्ता आहिस्ता इस टेबल के बारे में समझ और बूझ आनी चाहिए और चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता याद होनी चाहिए। मैं ऑल्दो आई कीप ट्राइंग कि मैं बार बार इतना रिपीट करूं कि आप भी तंग हो जाएं और आप कहें कि सर आगे चले, बट वो रेपिटेशन से आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बार बार कहता चला आया हूँ कि इनिशिएटिंग के अंदर सिर्फ 2 प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस ये है कि आपको डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर करना है और एक प्रोसेस है यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। इस चार्टर के नतीजे में बनाने के नतीजे में एक तो चार्टर खुद बनता है और दूसरा हमारे पास एक अजम्पशन लॉग भी आती है। इस अजम्पशन लॉग के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं अजम्पशंस, एक को हम कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। अजम्पशन की डेफिनेशन, कंस्ट्रेंट की डेफिनेशन, रिस्क की डेफिनेशन, फैक्ट की डेफिनेशन, ये सब मैंने बताया हुआ है। उसके बाद आता है स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स में यहाँ पे मेरे पास एक स्टेक होल्डर रजिस्टर बनता है। इस स्टेक होल्डर रजिस्टर के अंदर हम क्या कुछ लिखते हैं, हम लिखते हैं स्टेक होल्डर्स के नाम, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका प्रोजेक्ट के ऊपर रोल, उनका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेजिग्नेशन, उनके इंटरेस्ट, उनकी इन्फ्लुएंस, उनका पावर और प्रोजेक्ट के बारे में उनकी कोई खास रिक्वायरमेंट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सारा कुछ हम इस रजिस्टर पे लिख देते हैं। सो ये तो था हमारा इनिशिएटिंग के अंदर। इनिशिएटिंग के अंदर ये सब काम करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है, यू ऑलरेडी नो दैट। फिर हम आते हैं प्लानिंग का, और प्लानिंग का हमने कहा कि ये जो ऊपर वाला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है, ये सारी की सारी प्लानिंग एफर्ट बेसिकली ये प्लान बनाने की हो रही है। और इस प्लान के कुछ हिस्से हैं। एक तो ये कि नीचे वाले जितने भी हमारे पास ये नॉलेज एरियाज हैं, सब के अपना अपना एक प्लान होगा। तो 9 प्लान्स, मैनेजमेंट प्लान्स तो ये हो गए, प्लस जो स्कोप है इसका एक और मैनेजमेंट प्लान होता है जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। तो 10वां हमारे पास वो आ गया, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। और फिर इसके अलावा हमारे पास 2 और होते हैं, और एक को हम कहते हैं चेंज मैनेजमेंट प्लान और एक को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। ये लाजमी नहीं है कि चेंज मैनेजमेंट प्लान और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान अलग से एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में या प्लान की शक्ल में हो। इंस्टेड ये भी हो सकता है कि ये इन्हीं प्लान्स के अंदर कॉस्ट की चेंजेस कैसे मैनेज करनी है, कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ही लिख दिया जाए वगैरह वगैरह, और या फिर ये अलग से भी हो सकता है। सो गिव मी 2 मिनट्स ब्रेक, अजान हो रही है, विल रिज्यूम आफ्टर दैट। ओके जी, वेलकम बैक। सो दैट वाज ऑल अबाउट प्लानिंग, और प्लानिंग के बाद अब हमने एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ग्रुप में जाना है। एग्जीक्यूटिंग के अंदर हम देखना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात तो आपको ये मैं काफ़ी दफ़ा एक चीज़ बता चुका हूँ, वो ये कि जो हमारा ये इंटीग्रेशन वाला नॉलेज एरिया है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर इस लेवल पे ऑपरेट करता है जनरली। और इसका मेन मकसद ये है कि नीचे जितने भी नॉलेज एरियाज में जो भी काम हो रहे हैं वो उन सारों को इंटीग्रेट करे ऊपर। जैसे हमने प्लानिंग के अंदर देखा कि जितने भी प्लान्स बने और जितनी भी बेस लाइन्स बनी, यहाँ पे 3 बेस लाइन्स भी बनी थी, वो सब के सब मिल के ऊपर आके एक प्लान बना। अब इस प्लान को सामने रखते हुए हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट का फाइनल एफर्ट है प्रोजेक्ट की, वो यहाँ पे हमें नजर आएगी। ये डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क के अंदर होगी। यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर विल बी डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग द होल प्रोजेक्ट वर्क अकॉर्डिंग टू दिस प्लान। और इस प्लान के नतीजे में प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन, नॉलेज वो जनरेट हो रहा होगा। नॉलेज से मुराद यहाँ पे लेसन लर्न भी है, नॉलेज से मुराद इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी WPD है वो भी आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो इसको वो मैनेज करेगा। तो वो WPD बनेगा तो जाहिर है जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे, लेकिन इसको हम मैनेज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना है, व्हाटएवर। फिर आप देख रहे हैं कि कल मैंने आपको ये बात बतानी थी, बिल्कुल एंड पे हमने ये जिक्र किया था और क्लास का टाइम खत्म हो गया था, वो ये कि स्कोप, स्केड्यूल एंड कॉस्ट इसका एज सच कोई प्रोसेस हमें एग्जीक्यूटिंग के अंदर नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि एग्जीक्यूटिंग के अंदर हम PMI अस्यूम ये करता है कि जो भी स्कोप बनना है वो डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क के अंदर होगा। जहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर काम करवा रहा होगा तो ऑब्वियसली वो डिलीवरेबल्स, वो स्कोप यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होगा।
और जो हमारा टाइम लग रहा होगा, स्केड्यूल लग रहा होगा, वो भी इसी जगह पे जहाँ पे काम है, और इसकी कॉस्ट भी यहीं पे इनकर हो रही होगी। इसलिए एग्जीक्यूटिंग में एज सच डायरेक्टली अलग से प्रोसेस नहीं रखा गया स्कोप का, स्केड्यूल का और कॉस्ट का। लेकिन उसके बाद क्वालिटी आती है और उसमें हम मैनेज करते हैं क्वालिटी को। इसके बारे में मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे क्वालिटी से दो तीन है बल्कि पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो क्वालिटी से रिलेटेड ये है कि हमने यहाँ पे कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए थे कि भाई अगर मुझे ये रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, इतना और या ये स्कोप बनाना है, इतनी स्टोरी की बिल्डिंग होनी है, या पेंट की ये रिक्वायरमेंट है, तो हमें ये क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ पेंट, ऑफ सिविल वर्क, ऑफ वुड वर्क, ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो मेंटेन करना है। और उसी को सामने रखते हमने कुछ प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स डिफाइन किए थे कि जब मटेरियल आएगा तो हम सैंपल लेंगे, सैंपल लेने के बाद इतने पे पास करेंगे, इतने पे फेल करेंगे, उसके बाद अगर वो सीमेंट और क्रश और वो सैंड जो है वो मिक्स करना है तो उसकी रेशियो क्या होगी, वो सब हमने प्रोसेसेस डिफाइन किए हुए हैं। अब मैनेज क्वालिटी के अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि वो प्रोसेसेस फॉलो हो रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम ये देखेंगे कि भाई ये प्रोसेसेस फॉलो तो हो रहे हैं, बट इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू टू इम्प्रूव दिस प्रोसेस, उसको हम कहते हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो फिलहाल आप ये दो चीजें माइंड में रखें, एक प्रोसेसेस बन रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं, और दूसरा उन प्रोसेस को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो ये दो बातें, और भी कुछ होता है लेकिन अभी मैं आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स एट दिस स्टेज। तो हम मैनेज क्वालिटी के अंदर ये काम करते हैं। फिर आपको याद होगा प्लानिंग के अंदर हमने अपनी रिसोर्सेज का एस्टिमेट किया था यहाँ पे, और जब हम रिसोर्सेज का एस्टिमेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई विच टाइप ऑफ रिसोर्स डू वी नीड। टाइप ऑफ रिसोर्स से मुराद HR है। अगर HR है तो कौन सा, लाइक मुझे प्रोग्रामर चाहिए, मुझे कोडर चाहिए, क्या मुझे मेसन चाहिए, मुझे प्लम्बर चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिशियन चाहिए, या मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, मुझे सिविल इंजीनियर चाहिए, व्हाटएवर, और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, ये भी हम देखते हैं यहाँ पे एस्टिमेट में आता है। लेकिन जब हम टर्म रिसोर्सेज यूज करते हैं तो उस प्लान के अंदर, उस एस्टिमेट के अंदर वो हर तरह की, हर टाइप की रिसोर्स है, बट जो ह्यूमन रिसोर्स है यहाँ पे हमें इस जगह नजर आएगी, और वो है कि हम ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर करना शुरू करेंगे। ऑल्दो ये ह्यूमन वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, बट एसेंशली यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हैं। और जब आपके पास वो रिसोर्सेज आ जाते हैं, चाहे इन हाउस इंटरनली फ्रॉम विद इन ऑर्गेनाइजेशन आए, हो सकता है आपको एक फाइनेंस का एक्सपर्ट मिल जाए, एक आपको किसी और डिपार्टमेंट का, एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मिल जाए फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ बाहर से में भी आप हायर कर रहे हैं। फिर जब वो सब लोग आ जाते हैं तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, कुछ इवन आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हैं, तो आप एक कॉन्शियस एफर्ट करते हो, कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करते हो जिससे उस एक टीम डेवलप होती है। ठीक है, लाइक जैसे अगर मैं आपको ये कहूँ कि लीग्स में गेम होती है, या ये जो हमारे क्रिकेट की लीग्स हैं, इसमें लोग आते हैं और वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ रहे हैं जो आज से पहले, उससे पहले में भी इकट्ठे ना खेले हो। तो एक उनको जेल करने के लिए, उनको एक टीम के तौर पे फॉर्म करने के लिए वो कुछ अर्सा पहले मैचेस से इकट्ठे खेलते हैं और इकट्ठे रहते हैं। सो वो एक कॉन्शियस एफर्ट होती है जिसमें आप टीम डेवलप करते हो। एंड देन फिर उस टीम को जब वो काम कर रही होती है यहाँ पे ऊपर टॉप पे, तो हम इस टीम को मैनेज करते हैं, उनकी ड्यूटीज लगाते हैं, उनकी छुट्टियों को देखना है, उनके मोरल को देखना है, उनके रिवॉर्ड सिस्टम है, उनकी पनिशमेंट है, वट एवर इट इज, वो सारे का सारा हम यहाँ पे टीम को मैनेज करते हैं। उसके बाद हम कम्युनिकेशन को मैनेज करते हैं। कम्युनिकेशन का प्लान हमने इधर बना लिया कि इस वक्त मीटिंग्स होंगी, इस तरह मीटिंग्स होंगी, ये रिपोर्ट्स जाएंगी, रिपोर्ट्स भेजने का मेथड व्हाट्सएप पे जाएंगी, वेबसाइट पे जाएंगी, ईमेल होगा, बाय पोस्टल मेल होगा, व्हाटएवर इट इज, फोन कॉल्स होंगी, फेस टू फेस मीटिंग्स होंगी, या टेली कॉन्फ्रेंसिंग होगी, किस किस वक्त होगी, रिपोर्ट्स जाएंगी, तो उसके अंदर कंटेंट क्या होगा, कौन भेजेगा, कब भेजेगा, कैसे भेजेगा, ये सब का सब कम्युनिकेशन प्लान के अंदर हम लिख लेते हैं। और अब हम उस प्लान के मुताबिक अपना लेटर्स, ईमेल्स, मीटिंग्स वो कंडक्ट करना शुरू करते हैं, जिसको यू कॉल इट एज मैनेजिंग द कम्युनिकेशन टाइम। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा था कि रिस्क के अंदर आखिरी स्टेप हमारा था, जो रिस्क प्लान किया था, कि हमने रिस्क आइडेंटिफाई भी किए, उनका एनालिसिस भी किया। एनालिसिस करने के बाद हमने कुछ रिस्पॉन्स प्लान किए थे,
और मैंने आपको कहा था 2 तरह के रिस्पॉन्सेज हमने प्लान किए थे। एक थे अनकंडीशनल। अनकंडीशनल तो वो रिस्पॉन्सेज थे कि आपने कहा कि यार वी विल नॉट वेट फॉर रिस्क टू अकर, इनफैक्ट हम अभी से वो रिस्पॉन्स इंप्लीमेंट कर देते हैं। जैसे आज मैंने एक एग्जांपल दी, अगर मुझे डर है कि एक WBS का एक हिस्सा ऐसा है जो मैं खुद बनाऊं, या एक वर्क पैकेज ऐसा है जो मैं सोच रहा हूँ मैं खुद बनाऊं, तो उसमें रिस्क ये है कि वो खराब हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो लेट हो जाएगा। तो मुझे कोई कहता है कि यार हम इसको उस जगह पे भेज देते हैं जो उस जगह पे आउटसोर्स कर देते हैं, जो लोग इस काम के बनाने की स्पेशलिटी महारत रखते हैं, तो वो इसको जल्दी कर लेंगे। रिस्क सारा उन पे, अगर खराब भी होता है तो रिस्क उन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मैंने एक रिस्पॉन्स प्लान किया। अब मैंने वेट नहीं किया कि पहले मैं काम खुद करूं और फिर अगर गलत हुआ तो फिर मैं आउटसोर्स करूंगा, ऐसा नहीं है। आई डिडंट वेट फॉर दैट। अनकंडीशनली मैंने कहा कि भाई अपने प्लान के अंदर चेंजेस कर दो, अपना WBS आगे पीछे कर दो और वगैरह वगैरह, और नए डॉक्यूमेंट्स बना लो, प्रोक्योरमेंट में फलां चीज कर दो, सो दैट हम इस रिस्क रिस्पॉन्स को प्लान कर सकें। इसी तरह मैंने कहा कि यार अगर देयर इज अ रिस्क कि हमारा वहां पे बारिश हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई शेड बना दो, शेड को अपने काम के अंदर, अपने वर्क स्कोप के अंदर ऐड कर लो। वी डिडंट वेट के पहले बारिश में चीजें खराब हों तो उसके बाद। लेकिन फिर कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिसके लिए हमने कॉन्टीजेंसी प्लान्स बनाए थे कि अगर बारिश हुई, अगर जलजला आया, अगर ये ना हुआ, अगर अप्रूवल डिले हो गया, अगर मेरा जो कंसाइनमेंट बाहर से आनी है वो कस्टम से क्लियरेंस ना मिली या लेट हो गया, तो मैं क्या करूंगा। अब जैसे जैसे वो रिस्क अगर अकर करते जाएंगे तो मैं उसके जो भी रिस्पॉन्स प्लान बनाया हुआ है वो रिस्पॉन्स प्लान में इंप्लीमेंट करता जाऊंगा। सो दिस इज लास्ट मिनट, तो मैं अभी कॉल ड्रॉप करके और फिर हम अगले सेशन में मैं इससे आगे प्रोसीड करता हूँ। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस सो फार? नो। ओके, सो लेट्स एंड दिस कॉल और हम फिर इससे आगे चलते हैं।